इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार वर्मा। डॉक्टर उपेंद्र कुमार वर्मा डीएचएमएस एमडी है और पिछले 35 वर्षों से समृद्ध अनुभव रखते हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस का। वर्तमान में ये प्रिंसिपल है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इन पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट एट जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में, जहाँ पे यहाँ 31 वर्षों से शिक्षा का भी अनुभव रखते हैं। इन्होंने बोर्ड ऑफ स्टडी के सदस्य भी हैं, पीजी और यूजी परीक्षा के एग्जामिनर के रूप में भी सेवाएं प्रदान की हैं, लीगा और सीसीआरएच के विभिन्न कार्यशालाओं में अपने अलग अलग पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं। तो डॉक्टर उपेंद्र आज हमारे बीच उपस्थित है। बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर उपेंद्र का। उनका जो आज का टॉपिक है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन, अ ट्रस्ट वर्दी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड अ वायबल थेरेपेटिक ऑप्शन। इस टॉपिक के ऊपर डॉक्टर उपेंद्र अपना सेशन देंगे। तो सर प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कर जी। आपने मुझे इस फोरम पे आज आमंत्रित किया है और बोलने के लिए कहा है। तो आज का जो टॉपिक है उसको जो आईएफपीएच है जिसने मुझे अलाउ किया है कि चूंकि हम लोग अभी हनुमान जयंती मना रहे हैं और सभी जगह ये पूरा मंथ ही वर्ल्ड होम्योपैथिक डे हो रहा है। तो हनुमान जी के लिए एक श्रद्धांजलि कहे चाहे उसको एक सम्मान कहे कि आखिर ये 230 वर्षों के बाद आज होम्योपैथी की कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है, क्या ये प्रोग्रेसिव है और कितनी इफेक्टिव है। और मेरा ये टॉपिक आज का है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति है और इसको लोगों को क्यों लेना चाहिए, आज उस पे ही चर्चा करना है। तो बातें तो बहुत सारी है, उसको करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन आज का लेक्चर एक निश्चित समय के लिए निर्धारित किया गया है, वो है 60 मिनट्स का, जिसमें कि स्पेशली जो हमारे गेस्ट आते हैं इस फोरम पे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आप 50 मिनट्स पे थोड़ा इस डिस्कशन को खत्म करिए ताकि फर्दर डिस्कशन जो भी है करना है लोग कर पाए, ऐसा बताया गया है। तो इसी को कंटिन्यू करने के लिए अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि ये क्या है। और मैं तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये स्लाइड दिख रहा होगा। तो होम्योपैथिक एक चिकित्सा पद्धति है, एक ऐसा पद्धति है जो भरोसेमंद है और लोगों के लिए जो सफरर्स है उसके लिए एक उचित चिकित्सा विकल्प के रूप में एक होम्योपैथी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं जो कहना चाह रहा था कि अ, हनुमान जी के बारे में कि अभी 230 वर्ष हो गए होम्योपैथी का इन्वेंशन हुए हुए। जैसे 1790 में डॉक्टर हनुमान को इसका सेंस आया कि एक होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हो सकती है, और 1790 से लेकर 96 तक उन्होंने अपने कई डिसाइपल्स पे इसका प्रयोग किया और उसको देखने की कोशिश किया कि क्या ये होम्योपैथिक इफेक्टिव है या नहीं है, और क्या जो उन्होंने सेंस किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दवा किसी चीज को रोग को स्वस्थ शरीर में उत्पन्न कर सकता है वही रोग को समाप्त भी कर सकता है। क्या ये बात सच है या नहीं, इसके लिए उन्होंने करीब लगातार, मुझे लगता है लगातार 6 वर्ष तो कहे ही, और जब इन्हें ये पता चला कि ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तब 1796 में लोगों को
इन्होंने अपने एक ऐसे और न्यू प्रिंसिपल ऑन असरटेनिंग फ्यू मेडिसिन के बारे में बताया और लोगों को जानकारी दी। तो हम आज उन विषयों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आज मैं आम पब्लिक के लिए, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि होम्योपैथ को, अगर ये हम होम्योपैथ सुनते हैं तो कितना बेनिफिशियल होता है और कितना नहीं होता है। क्या इसको पब्लिक में नहीं जाना चाहिए? अगर ये पब्लिक फोरम पे होता, ये बहुत अच्छा होता, क्योंकि पब्लिक को ये बातें पता चलनी चाहिए। जो आज का डिस्कशन होना है या करना है, उसको पब्लिक को जानना चाहिए, ना कि केवल हम होम्योपैथ डिस्कस करके इसको खत्म करें। तो इसी के साथ मैं एक बात पे फोकस करना चाहूंगा कि होम्योपैथी जो है वो एक ऐसा है सिद्धांत जिसको कहते हैं सीजेट इफेक्टस सीजेट कॉजा। यानी कि एक चिकित्सा व्यवस्था ऐसी है, हनीमैन का कहना था कि अगर हम, जो इफेक्ट आया है शरीर में बीमारी का, अगर उस इफेक्ट को खत्म कर दिया जाए तो शायद जिस वजह से ये बीमारी उत्पन्न हुई वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि ऐसे भी अगर हम देखें, अगर किसी भी पेशेंट के बारे में बात करें तो ऐसा होता है कि लोग तब डॉक्टर के पास आते हैं जब उनको अस्वस्थता महसूस होती है। जैसे किसी को कुछ भी हो, चाहे वो उठ लो हो, चाहे मन नहीं लग रहा हो, या शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा हो। और ये पीड़ा जब होती है, इतना जब होती है, तभी वो किसी चिकित्सक की सलाह लेने के लिए आता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब तक अंदर का कोई रोग अपनी व्यवस्था को बाहर नहीं प्रोड्यूस करता है कि देखो मुझे पहचानो, और वो क्या करता है, साइन एंड सिम्टम, यानी कि जो उसका फीलिंग है उसमें एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फीलिंग along with some discomforts वो भेजता है। और उसको भेज करके उसको ये बताने की कोशिश करता है कि हाँ आप बीमार हैं और आपको चिकित्सक के पास आना चाहिए। अब ये पेशेंट कहाँ जाए, किधर जाए? क्या होम्योपैथी उसके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, या कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जाए? तो यूजुअली होम्योपैथी तो बहुत लेटेस्ट मेडिसिन सिस्टम है, ये केवल 230 वर्ष मात्र इसके हुए हैं। तो पुराने जो ओल्ड स्कूल ऑफ मेथड, जिसको आज हम एलोपैथिक सिस्टम मोड से जानते हैं, लोग उसमें जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वहां पर जस्ट जो अभी हमने बोला सीजेट इफेक्टस सीजेट कॉजा, उसके जस्ट रिवर्स है। वहां है सीजेट काउस और सीजेट इफेक्टस, कि अगर काउस को खत्म कर दे तो शायद इफेक्ट भी खत्म। तो उनका ये सिद्धांत सही हो भी सकता है। वो समझते हैं कि अगर काउस को हम अगर खत्म कर देंगे तो डिजीज स्वतः खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसा इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि उनके पास जो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है वो बेसिस है इटियोलॉजी पे, यानी कि क्या उसका कारण है, उसको ढूंढना, उसको निकालना, और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट का एक एक रूपरेखा तैयार करना कि इसको कैसे चिकित्सा की जाती है। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं, क्योंकि अभी लोगों में, चूंकि जैसा मैंने कहा कि अभी मात्र 230 वर्ष ही हुए हैं इस सिस्टम को आए हुए, तो लोगों में इसके प्रति रुझान डायरेक्ट नहीं है। कोई भी पेशेंट हम लोगों या होम्योपैथ के पास डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या होम्योपैथी इसका एक सही विकल्प हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, वो समझते ही नहीं। कई बार आप लोगों के क्लिनिक में या हमारे क्लिनिक में अक्सर ऐसे लोग आते हैं, क्या इसकी चिकित्सा होम्योपैथिक से भी हो सकती है? लोगों को केवल ये मालूम है कि छोटी मोटी बीमारियां जो होती है उसके लिए होम्योपैथिक अच्छी चिकित्सा सही है। ये ज्ञान अगर उन लोगों के पास है, ये अगर आस्था है, ये अगर विश्वास है, तो वो भी एक पॉजिटिव है कि इफेक्ट तो दिख रहा है। तभी वो कह रहे छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकते, बड़ी बीमारियां नहीं ठीक। लेकिन शायद वो इस चीज से अनजान है कि शायद बड़ी बीमारी, जिसको आज बड़ी बीमारी कह रहे हैं, शुरू में आती तो फटाफट ठीक भी हो जाती और ये बड़ी बीमारी का रूप भी लेती। या दूसरी बात ये कहें कि ये जो कंसेप्ट है, ये बड़ी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये बहुत आसानी से होम्योपैथिक से ठीक होने वाली थी, तो शायद उस समय
कितने आप लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई बड़ी बीमारियां ठीक की? तो शायद पुराने ओल्ड स्कूल सिस्टम ऑफ मेडिसिन वालों ने ये भी कहा कि शायद ये बीमारी थी ही नहीं, आपको कंफ्यूजन था इसलिए थी। तो सेवरल ऐसी बात। ये होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर कि थियोलॉजी यानी कि कारण अगर नहीं भी पता है तो हम इलाज कर सकते, क्योंकि जो जो मोड जो हमने कहा अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो क्या कहते हैं? सीजेट कॉजा सीजेट इफेक्टस, यानी कि काउज को हटाइए और उसका इफेक्ट अपने आप समझ। और वो टॉले कॉजम की बात करते हैं या प्रोक्सिमेट काउज ऑफ द डिजीज बात करते हैं कि शायद इमीडिएट काउज ये हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ये समझते हैं कि डिजीज जो है एक मटेरियल है, जबकि डिजीज कभी मटेरियल इशू नहीं है। डिजीज हमेशा डायनेमिक फॉर्म में होता है। ये होम्योपैथिक प्रिंसिपल अलाउ करती है और ये हमें समझाती है। और हम लोग इस बात को समझते हैं कि डिजीज कभी भी मटेरियल काउज से नहीं हो जाता, लेकिन मटेरियल काउज के डायनेमिक इफेक्ट से डिजीज हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये चीज अगर पता रहे, जिसके लिए लोग, जैसे कि डॉक्टर हेरीमैन ने भी कहा, कि लोग जो इतने टैलेंटेड लोग हैं, सो कॉल्ड द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उन्होंने अपना टाइम टैलेंट केवल इस चीज में लगाया है कि क्या किसी भी डिजीज का क्या काउज है जानने के लिए। अच्छी बात है, अच्छी रिसर्च। लेकिन हकीकत ये है कि डिजीज जो है वो डायनेमिक नेचर में होता है और उसका जो काउजेटिव फैक्टर्स है ये हमेशा कंसील्ड रहने वाला है, यानी कि आज तक, अभी तक लोगों ने नहीं जाना है और आगे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी शायद ये हनीमन सबका कहना है और कंसेप्ट हम लोग ये बिलीव करते हैं। और बिलीव ही नहीं करते, बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि ये चीजें हमें दिखाई देती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। कहीं भी जो भी हम सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें ये चीजें आसानी से देखी जा सकती है कि डिजीज का जो इफेक्ट है वो अगर शरीर पे आया है, उस इफेक्ट को अगर हम पहचाने जाने और एक सिमिलर मेडिसिन देते हैं तो वो इफेक्ट उसका खत्म होता है और उसका रोग भी और बीमारी भी। क्योंकि क्योंकि होम्योपैथी जो हमने कहा कि ये डायनेमिक नेचर में है और मटेरियल काउज जैसे कि अदर सिस्टम में है कि बैक्टीरिया वायरसेस, इसको वो लोग एक इमीडिएट काउज को बारे में समझते हैं कि ये कारण हो सकता है। लेकिन ये सेकेंडरी हो सकता है कि बैक्टीरिया वायरस सेकेंडरी हो, लेकिन प्रायोरली ये इफेक्ट नहीं करते। क्योंकि ये बात सही है कि जो मनुष्य जो बीमार पड़ता है वो कैसे बीमार पड़ सकता है? क्योंकि वो तभी बीमार पड़ सकता है जब उसके अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर रहेगा या वो ससेप्टेबल रहेगा। तभी किसी चीज के इन्फ्लुएंस में लगातार आने के बाद वो बीमार पड़ सकता है। क्योंकि मनुष्य या डिजीज काउजिंग जो इफेक्ट है वो एकदम कंडीशनल होता है कि ये कंडीशन मिलेगा तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ये कंडीशन रहेगा तो ये वायरस ग्रो करेगा। अगर वो कंडीशन शरीर में नहीं है तो वो इफेक्ट ही नहीं कर सकती। और ये हमेशा ये बताया गया है और समझाया गया है। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग इन डॉक्टर बात। उपेंद्र सर, आपकी स्लाइड मूव नहीं कर रही है सर। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्लाइड, अभी ये स्लाइड नहीं मूव कर रही है? नहीं नहीं, अभी फर्स्ट स्लाइड पे ही है एक्चुअली। ओके ओके ओके, आई डू इट। इज इट नाउ विजिबल नाउ? थर्ड स्लाइड। यस यस। हाँ जी बिल्कुल। Okay, okay. No. So that is why it was said that it should not be treated as the material cause of it. और होम्योपैथी जो बिलीव करता है वो करता है डायनेमिक कंसेप्ट पर। ये हमने बताने की कोशिश की शुरुआत में कि डिजीज क्या होता है और कैसे होता है। और हकीकत ये है कि जो प्लान्ड है हमेशा कि क्या डिजीज हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या बैक्टीरिया है, क्या वायरस है, क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर है, इसको जानने की लगातार कोशिश करती गई। और ये डिपेंड करता है, और इस चीज को हम कह सकते हैं इट इज द कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी। यानी कि अगर हम इस बात पे चलते हैं कि ट्रीट द काउज एंड क्योर द पेशेंट, तो काउज ढूंढने के लिए
इट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी। कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी का मतलब कि क्या कारण डिजीज का हो सकता है, जो कि वास्तव में जो ये इटियोलॉजी की बात जब मैं कर रहा हूँ तो वो अक्सर मटेरियल काउज की ही बात रहती है। वो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सर्जिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजुरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नेचुरल क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहा हूँ, या इट कैन बी एप्लीकेबल अब एक्यूट डिजीज की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी जो है वो जैसे जैसे समय बदलता गया तो हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस होता गया, और जैसे से टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया वैसे वैसे कंसेप्ट भी वैरी करता गया। सबसे पहले मैक्रो ऑर्गन को देखा गया, क्योंकि ये चीज के बारे में कैसे पता चलता है, जब एक डिसेक्शन होता है डेथ के बाद, और उसके ऑर्गन का जब एग्जामिन होता है तो पता चलता है कि नहीं, इसमें तो ये ऑर्गन का डैमेज था इसलिए बीमार हुआ, इसलिए ये डेथ हुआ। तो ये पता चला कि ऐसा ऐसा ऑर्गन का स्ट्रक्चर चेंज रहे तो ये आदमी डेथ तक जा सकता है। सिमिलरली ऐसे टियोलॉजी में मैक्रो के बाद फिर माइक्रो आया, फिर हुआ कि नहीं, अब जैसे एक छोटी सी एक लाइन में मैं बता देना चाहूँ, पहले ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी को उन्होंने देखा कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी में, फिर बोला कि नहीं ये स्ट्रक्चर ऐसे डैमेज नहीं हुआ है, पहले इसका सेल डैमेज हुआ तब जाके वहां तक पहुंचा। फिर उन्होंने सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी किया या सेलुलर थ्योरी दिया। जब सेल के बारे में पता चला, तब सेल के बारे में पता चला, तब फिर फर्दर पता चला कि नहीं, ये यहाँ तक नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का से दिक्कत होने के बाद ये सेल को इफेक्ट हुआ, सेल के बाद ये ऑर्गन को इफेक्ट हुआ, और ऑर्गन के इफेक्ट हुआ तब जाके बॉडी को ये साइन सिम्टम दिया। सिमिलरली ये चलता रहा एटियोलॉजिकल फैक्टर कि ये पहले मैक्रो था, फिर माइक्रो हुआ, और अब तो जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी में भी आ गया, नैनो भी दे रहे हैं टेक्नोलॉजी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी में हमेशा चेंज परसेप्टिव रहेगा, कि कभी ट्रीटमेंट प्लान कुछ और था, फिर कुछ और, सिमिलर डिजीज सिमिलर है, ट्रीटमेंट प्लान वेरी करता रहा। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट ऑफ इटियोलॉजी पे बेस्ड था। अगर कंसेप्ट ऑफ सिकनेस पे बेस्ड होता, या इलनेस पे बेस्ड होता, या साइंस सिम्टम पे बेस्ड होता, तो शायद ये इनका एक प्रिंसिपल स्ट्रांग हो सकता था, जो नहीं। लेकिन होम्योपैथी जो है वो कंसेप्ट जो लेता है वो इमटेरियल, जो कि भी बता रहा था कि ये बिलीव करते हैं स्पिरिचुअल और डायनेमिक, क्योंकि जितना नेचुरल चीज है वो किसी को भी मटेरियल का उससे नहीं हो रहा है, वो हमेशा डायनेमिक लेवल पे होता है। और अभी जैसे कि अभी आधार जो है लेक्चर का वो है कि ये कैसे इफेक्टिव है, अभी मैं उस पर जाना चाहता हूँ। ये जो ट्रीटमेंट प्लान है ये अधिकतर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि वो जो पेशेंट फील करता है और जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है अपने क्लिनिक में, या जो उसका अटेंडेंट ऑब्जर्व करता है, किसमें कोई पेशेंट, जैसे कोई बेटा है मान लीजिए कि 12 साल 11 साल, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं अरे ये खाना नहीं खा रहा है, चाहे ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, पहले ऐसे करता था वैसे, ये डिफरेंस हम नोट करते हैं। तब वो पेशेंट उसको पर्सन को चाहे बच्चे को लेकर के क्लिनिक पे आते हैं, और डॉक्टर फिर उसको ऑब्जर्व करता है अपने साउंड सेंसेस से कि हाँ इसमें क्या क्या तकलीफें हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, वो ढूंढने की कोशिश। ये कारण जो ढूंढने की बात कर रहा हूँ ये मटेरियल काउस नहीं, ये हो सकता है इमोशनल काउस, हो सकता है साइकिकल काउस हो, कुछ उसके स्कूल में घटना घटी हो जिसकी वजह से ये हुआ हो। तो वो सिम्टम को देखने के बाद वो उसी सिम्टम के अनुसार से चिकित्सा प्लान करता है, और इस तरह से उसका बच्चा या उसका बेटा और बेटी आसानी से ठीक होती है। तो ये एक कंसेप्ट है होम्योपैथी का, जिसके लिए लोगों को भरोसा करना चाहिए कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये जो है एक हॉलिस्टिक कंसेप्ट पे पहली बात तो हॉलिस्टिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। और में जो है हम लोग जैसे अभी हमने बोला कि प्रॉक्सिमेट काउज होता है, इसमें प्राइमा कॉर्जा मोर्बिड होता है। इस पे चर्चा मैं बहुत थोड़ा सा करूंगा क्योंकि आज विषय इस पे नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन ने बोला है कि जो आदमी सिक होता है वो किसी फंडामेंटल काउज से होता है, और फंडामेंटल काउज जो है वो एक डायनेमिक होता है। डायनेमिक जो होता है वो मियास्मेटिक इफेक्ट होता है, मियास्मेटिक इफेक्ट जो होता है वो एक जेनेटिक इफेक्ट होता है, और उस जेनेटिक इफेक्ट से
बॉडी में प्लान हो जाता है कि किसको कौन सी बीमारी आनी है और कब कब आनी है, पहले से तय हो जाता है विथ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एंड डायथेसिस। तो इसलिए ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्राइमा कॉजा मॉर्बी है, अभी मैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि विषय डेविएट हो जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूं आज के डेट में पूरा नहीं हो पाएगा। तो आखिर मैं अब बात ये करना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक उपचार किसी को कब लेना चाहिए। तो जैसा अभी चर्चा किया हमने कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रणाली है या चिकित्सा पद्धति है में कई लोग जो रोग लक्षण जो होते हैं उनको देख करके चिकित्सा किया जाता है। लेकिन अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अभी अभी हमने जो कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी की बात की, वहां पर लोग देखते हैं कि क्या कारण। अब ऐसा एक छोटी सी मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। कई ऐसे पेशेंट हैं जो सफर करते हैं पीयूओ के नाम से, यानी कि पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा फीवर है जिसमें ना तो ये 100 जाता है और ना ये 97.5 या 96 या 97 या 98 एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। ये 99 डिग्री पे बना रहता है। और ये जस्ट जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में जो लोग स्वस्थ रहते हैं उस स्वस्थता से 1 डिग्री ऊपर या 1.5 डिग्री ऊपर रहता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां पर कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहती है कि पैरासीटामोल जब तक 100 नहीं हुआ तब तक नहीं पड़ना है, तो वो पैरासीटामोल भी नहीं ले सकता और इसकी बीमारी भी नहीं खत्म हो रही क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक वगैरह ले चुका है। ऐसे कई ऐसे लोग पड़े हुए हैं संसार में, मैं तो कहूंगा, जो कि माइल्ड फीवर से सफरर हैं या इंटरमीडिएट फीवर से सफरर हैं। शायद काश कभी होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए आते तो इनका फीवर बहुत आसानी से खत्म हो सकता था और इजीली ठीक हो सकता था, क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट के लिए मुझे साइन सिम्टम की जरूरत होती है। कब फीवर बढ़ता है कब घटता है, वो 1 डिग्री में भी काफी सारा वेरिएशन होता है। कई पेशेंट ऐसे हैं जो सुबह उठने के बाद उसको फीवर नहीं रहता, शाम होने पे 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो इसमें कई बीमारियां का वो एक अलग बात है कि कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे यूटीआई में भी ऐसा होता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी बीमारियों में ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं। कई पेशेंट ऐसे हैं जो शाम में बिल्कुल ठीक रहते हैं, सुबह उठने पे फीवर हो जाता है, फिर 11 बजे से ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक 11 बजे ही टेम्परेचर आता है लेकिन माइल्ड रहता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, अगर इस तरह का पेशेंट अगर होम्योपैथिक चिकित्सा में है तो ये ऐसे पेशेंट जरूरी ठीक हो जाते हैं। और ऐसे ही कई बीमारी, तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल देकर के आपको बताया कि इस तरह की कई बीमारियां हैं जिसमें आज के डेट में आप सभी लोग जानते होंगे, और चूंकि आप तो डॉक्टर लोग हैं, लेकिन कई ऐसे लोग आप इस बात को सहमत करेंगे, ये मेरी बातों से सहमत होंगे कि आज कई पेशेंट केवल डॉक्टर टू डॉक्टर इसलिए घूमता है कि उसकी बीमारी क्या हो और कहाँ कहाँ जाकर के वो चिकित्सा कराता है और चाहता है कि उसकी बीमारी की पहचान हो जाए। और उसमें होता भी है। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने प्रैक्टिस शुरू किया है 1991 में। 1991 में मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद हाइपोथायराइडिज्म उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था जितना आज के डेट में हर थर्ड वुमेन को देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते थे जिसके लिए वो डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करते थे, और उन लोगों को भी इतना ज्यादा श्योर शॉट नहीं था कि शायद ये हाइपोथायराइडिज्म। और वो डॉक्टर डॉक्टर बदलते बदलते फिर एक पता चलता है एम्स दिल्ली जाकर के उनको आइडेंटिफाई हुआ कि इनको हाइपोथायराइडिज्म है। और वो जानकारी के बाद उन्होंने एल्ट्रॉक्सिन की एक गोली दे दी, कही कि बस आपको जिंदगी भर ये लेना है और वो सब व्यवस्था हो। तो आज की डेट में ऐसे, जब मैंने कहा कि हर थर्ड महिला जो है एक हाइपोथायराइडिज्म की शिकार है, अब तो बच्चे भी हो रहे हैं, लड़कियां भी हो रही हैं। तो ऐसे केस में उनको जिंदगी भर का एक डोज मिल जाता है और वो फिर तब खुश होते हैं कि मुझे तो ये हुआ है और मुझे ये खाना है। और उस खाने के लिए जिस परेशानी के लिए वो गए, सपोज करिए हाइपोथायराइडिज्म में उनकी ओबेसिटी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो टेबलेट खाने से सारी ओबेसिटी वगैरह खत्म हो गई, सबकी नहीं खत्म होती, कुछ लोगों की खत्म होती है। ऐसे ही हाइपोथायराइडिज्म है। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें सिम्टम बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसको इटियोलॉजी खोजने में या कारण ढूंढने में बहुत मुश्किल।
अब ये हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें कहीं बैक्टीरिया वायरस का रोल नहीं है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देख सकते। ये हार्मोनल डिसबैलेंस है, यानी कि न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम से इस्टेब्लिश है, इसीलिए इसको एक नामकरण कर दिया जाता है कई बीमारियों का, जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में डाल दिया जाता है, या कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको इडियोपैथिक डिजीज कहा दिया जाता है, कि जिसका बीमारी है लेकिन इटियोलॉजी अननोन है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, क्योंकि वो मटेरियल खोज रहे हैं, इसलिए उसका इलाज भी नहीं होता। और ये इडियोपैथिक केवल मेंटेनेंस हो सकता है, और उसको कुछ बीमारियां का कैटेगराइजेशन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो जाता है, कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये ठीक होगा, या तो नहीं ठीक हो, ठीक होने की तो बात ही नहीं। अब आते हैं होम्योपैथिक पे। क्या होम्योपैथिक में ऐसे रोगों का उपचार हो सकता है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म हो, चाहे कोई अदर सिस्टम हो? यस, होम्योपैथिक से हाइपोथायराइडिज्म भी ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड, मेरा बात एक ही है, कि आप केवल एक होम्योपैथिक शीशी लेकर के सोचेंगे कि मैंने होम्योपैथिक चिकित्सा ले ली, तो ये शायद आम पब्लिक के लिए बहुत भूल की बात है। आपको अगर चिकित्सा लेना होगा तो किसी न किसी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होम्योपैथिक चिकित्सक से लेंगे, तभी इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या होता है कि आज के डेट में सभी लोग या तो गूगल पे सर्च करते हैं, या कहीं नेट पे देखते हैं, और उनको दवा की शीशी दिखाई दे देती है, और वो मार्केट से जाके खरीद लेते हैं, जिनको ये भी नहीं पता रहता कितना डोज लेना है, कितना पावर लेना है, कुछ नहीं मालूम। ये तय नहीं हुआ, कोई एक डॉक्टर XYZ ने बता दिया कि ये दवा ले लो, 200 ले लो, कितना लो, कितनी मात्रा में लो, कब तक लो, कुछ नहीं मालूम। ऐसे चिकित्सा से आप लोगों को, या जो आम पब्लिक है, उनको बचना चाहिए। और मैं सभी चिकित्सकों को ये सलाह दे रहा हूँ कि आप अपने लोगों को भी ये सलाह दें। आप लोग देते ही होंगे, फिर भी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो excuse me, ऐसे सेवरल अदर डिजीजेज भी है, जहां पर कि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो सकता है उतना इफेक्टिव नहीं हो जितना इफेक्टिव होम्योपैथी होता है। जैसे बहुत सारे स्किन डिजीज, जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है, सेवरल पिटोरियसिस है, या विटिलिगो है, कई ऐसी बीमारियां हैं जहां पर कि अदर सिस्टम उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और क्यों नहीं इफेक्टिव है? क्योंकि वो फिर बात आ जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर जॉइंट पेन की भी बात करें, अर्थराइटिस की बात करें, गाउट की बात करें, अब यहाँ अर्थराइटिस गाउट की बात कर रहे हैं। अब गाउट का केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में गाउट में सिम्टम आते हैं, क्लियर कट रहते हैं, और वो सबको पता है, पेशेंट को भी पता चलता है मुझे गाउट हो गया है, और डॉक्टर भी आसानी से पहचान लेते हैं कि इनको सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है, और वो उसका ट्रीटमेंट प्लान कर देते हैं। पेशेंट को कुछ समय कुछ पेन किलर दे दिया जाता है, क्योंकि उनको काम करना है। अब पेशेंट बीइंग इग्नोरेंट, उसको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, और वो देखता है कि आज भी काम है, आज भी दर्द हो गया, चलो ये टेबलेट खा लेते हैं, खा ले। पहले तो जैलूरिक वगैरह से हो गया कि नॉर्मल आ गया, रेंज नॉर्मल आ गया, सीरम यूरिक एसिड जो है नॉर्मल रेंज में आ गया, लेकिन फिर 15 दिन 20 दिन बाद फिर वही इफेक्ट आया। तो फिर वो क्या करते हैं कि बार बार डॉक्टर के यहाँ क्या जाना, पेन किलर लेना शुरू करते हैं। और यकीन मानिए, ये जो सीरम यूरिक एसिड बढ़ता है और जो पेन किलर लिया जाता है, उसका ज्वाइंटली इफेक्ट क्या होता है? CRF, क्रोनिक रेनल फेलियर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेवरल मॉडर्न सिस्टम के मेडिसिन वाले भी ये बोलेंगे कि हाँ ये इसी का इफेक्ट है। तो ऐसे ट्रीटमेंट से कराने से बेहतर है कि होम्योपैथिक चिकित्सा ले आप, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको पेन किलर दे। अगर गाउट है तो आपको आपकी इंडिविजुअलाइजेशन करके प्रॉपर मेडिकेशन देने के बाद वो आपको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कितने रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम के डिजीजेस हैं जिसमें ज्यादातर स्टेरॉइड चलते हैं या ब्रोंकोडायलेटर चलते हैं, जिसमें कि लेटर ऑन वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। लेकिन काश शायद किसी ने होम्योपैथिक के लिए रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे डिसऑर्डर, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। रिस्पिरेटरी डिजीज का मतलब है शुरू से ले, अगर अभी सारा डिजीज का बताऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। मतलब नॉस्ट्रिल का अगर रिस्पायरेशन से शुरू करें, साइनसाइटिस से लेके, थ्रोट से लेके ब्रोंकाइटिस, फेरेंजाइटिस, सब कुछ, लेरेंजाइटिस से लेकर के आप ले सभी रेस्पिरेटरी का, तो बहुत अच्छा चिकित्सा है। निमोनिया बचपन में हो और बार बार रिकरेंट कफ कोल्ड का शिकार है, अगर वो ठीक हो सकता है तो होम्योपैथिक से। तो ऐसे ही बहुत सारी डिजीजेज हैं जिसको कि होम्योपैथिक चिकित्सा आपको लेनी चाहिए,
अगर ऐसा होता है तो इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम का बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कि होम्योपैथिक से आसानी से ठीक। माइग्रेन, माइग्रेन भी एक ऐसा डिजीज है जिसमें लोग पेन किलर खा खा करके अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। अगर इनको पता होता कि होम्योपैथिक में इसका सही उपचार है तो शायद 2-3 महीने के ट्रीटमेंट में या 6 महीने के ट्रीटमेंट में क्योर हो गए होते, लाइफ लॉन्ग नहीं आता, जिसके लिए वो परेशान रहते हैं। तो ऐसी बीमारियां को आसानी से होम्योपैथिक द्वारा की जा सकती है। इसी तरह से सेवरल टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक इंसोम्निया, इंसोम्निया भी बहुत आसानी से ठीक होती है होम्योपैथिक मेडिसिन। सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूरेल्जिया, कितने सारे न्यूरोलजिया ऐसे होते हैं, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता है। ऐसे ऐसी बीमारियां हैं जिसका कि एलोपैथिक में पेन किलर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बट वी हैव द मेडिसिन, आइदर इट इज अ माइग्रेन और इट इज द रिलेटेड टू या तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया हो, टिंगलिंग हो, सेवरल टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल सेंसेशन हो, इसके लिए होम्योपैथिक में सही सही उपचार है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको लिस्ट नहीं किया जा सकता, जो कि मैं आपको बताऊं। लेकिन चूंकि आज एक लेक्चर का प्लान है कि एक होम्योपैथिक चिकित्सा क्यों अच्छा है और क्यों लोगों को लेना चाहिए, तो ऐसी बीमारियों में आप ले सकते हैं और डॉक्टर को फर्स्ट हैंड पे कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि होम्योपैथी उपचार को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में क्यों चुनना चाहिए। एक खास बात है क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहली बात इट इज सेफ। लेकिन सेफ कब है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट नहीं करते। ये मांस को मालूम है कि होम्योपैथिक दवा लो, अगर पेट में चलेगा भी तो साइड इफेक्ट नहीं करेगा, बट वार्निंग है, आपको लेना चाहिए ट्रीटमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक। अगर उनसे नहीं ले रहे हैं, गूगल से देख करके आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, गूगल से एक दवा पढ़ करके आप उसको लिए जा रहे हैं, हो सकता है शुरू में कुछ आपको आराम भी आ जाए। और सबसे अच्छी बात ये है, और मजे की बात ये है, अच्छी बात नहीं मजे की बात, कि जब आपको थोड़ा रिलीफ होता है, लेट इट बी फॉर द फर्स्ट मंथ, फिर आप वो दवा 4 अपने फ्रेंड्स को भी बताना शुरू करते हैं। शायद आप लकी थे कि आपको वो दवा सूट कर गई, इसलिए आप 4 को बता रहे हैं, लेकिन वो 4 को सूट करे, इट इज नॉट नेसेसरी। क्योंकि ये जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है वो इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड होता है। तभी डॉक्टर के सलाह से लेंगे, उसका डोज निर्धारित होगा, कितने समय के लिए लेना है, कितना पावर लेना है, कब लेना है, ये सारी चिकित्सा की व्यवस्था फिजिशियन जानता है, क्योंकि वो आपकी ससेप्टिबिलिटी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह देख करके ही आपको ट्रीटमेंट देता है, और तभी इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। अगर एक दवा आप लगातार बहुत समय तक लेता रहेंगे तो शायद आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी ऐसी चिकित्सा व्यवस्था में ना पड़े। सो कॉल्ड होम्योपैथिक तो है, लेकिन वास्तव में वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वो होता है जिसको कि आप तभी तक कर सकते हैं जब आपको इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड हो, और वो चिकित्सक आपको इंडिविजुअलाइज करे और आपको सही मायने से सारे लक्षणों का ज्ञान करके तब आपको दवा देता है, तब वो सही है। तो होम्योपैथिक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक एक होलिस्टिक कंसेप्ट है। और होलिस्टिक कंसेप्ट का मतलब कि जब आप होम्योपैथिक चिकित्सा में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हेडेक के लिए आपको किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाना है, पेट में गैस हो रहा है तो किसी अनदर डॉक्टर के पास जाना है, और किसी तरह से पैर में सूजन आ गया हो तो किसी और के पास जाना है। सभी चीज एक ही चिकित्सक देख सकता है, क्योंकि वो एक रूप, एक डिजीज जो अंदर है, ये उसी का अलग अलग लक्षण उभर के आते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक होम्योपैथिक चिकित्सक हॉलिस्टिक कंसेप्ट पे ट्रीटमेंट करता है। उसमें उसका मन यानी कि उसका माइंड को भी देखता है, और उसके जो फीलिंग्स है और जो उसका स्पिरिचुअल जो कंसेप्ट है, यानी कि माइंड बॉडी एंड सोल, तीनों को कंसर्न मतलब उसको कंसीडर करने के बाद ही उसको चिकित्सा प्लान कर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो
ये जो ट्रीटमेंट प्लान है वो होलिस्टिक कंसेप्ट पे है, और आपको एक डॉक्टर के पास सभी चीजों का निदान मिल सकता है। कई लोग ये हंसने का बोल सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही डॉक्टर सभी बीमारी देख लेता है। तो ऐसा होता है क्योंकि होम्योपैथी में जो प्लान है, जो स्पिरिचुअल डिजीज है, जो कंसेप्शन ऑफ डिजीज है, जो मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स है, उसको एक होम्योपैथ चिकित्सक जिसने अध्ययन किया है वो समझ सकता है, और वही उसकी सही उपचार कर सकता है और ठीक भी कर सकता है। ये चिकित्सा पद्धति इंडिविजुअलाइजेशन पे, जैसे मान लीजिए किसी को ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, अभी मैं रिस्पायरेटरी की बात कर रहा था, और इसका ट्रीटमेंट लेने वो हमारे होम्योपैथिक में आता है, तो हम उस पर्टिकुलर पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद अगर कोई एक्स मेडिसिन मार्क करके कि इसको ये देना है, इतना पावर में देना है, तो ये उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, इट इज जरूरी नहीं है कि यही दवा फिर चार अदर लोग को अगर ब्रोंकियल अस्थमा हो तो वही दवा दे। ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है, ये होम्योपैथी बिलीव नहीं करता। तो इसको आप और साइंटिफिक बोलिए, इसको ये मत बोलिए कि क्या साइंटिफिक हुआ जब सभी में वर्क नहीं करता है। ये साइंटिफिक ज्यादा इसलिए है कि ये इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद इफेक्टिव होती है, क्योंकि हर चीजों को, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा अगर दिन में बढ़ जा रहा है तो वो एक अलग बात है, रात में बढ़ जा रहा है अगर ब्रीथलेसनेस तो अलग बात है, किसी को पीछे लेटने से आराम आता है, सांस आ रहा है तो अलग बात है, कोई रात भर नीचे तकिया लेकर के बैठा हुआ है उसकी अलग बात है। तो सभी सिम्टम तो अलग अलग, तो एक दवा से कैसे ठीक हो सकता है। किसी को जब सांस फूल रहा है उसी समय उसको बहुत प्यास लग रही है, किसी को सांस फूल रहा है तो पानी नहीं पीना चाहता, किसी को सांस फूल रही है उसी समय उसको बहुत गर्मी लग रही है, किसी को सांस फूल रहा है तो एक कतरा एयर का नाक में नहीं रहना, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए कितनी सारी वेरिएशन है, तो इस वेरिएशंस को पहचानना यही होम्योपैथी का काम है। ये नहीं कि एक आदमी आया सभी को वो ब्रोंकोडायलेटर दे और सांस की नली खुल जाए और सांस आने लगे, ये सही है, वो तुरंत हो जाए, विद इन फ्यू मिनट्स हो जाए। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप होम्योपैथिक चिकित्सा लें तो एक दिन दो दिन में, इस टाइम लगेगा लेकिन बहुत इफेक्टिव है और जल्द ही ठीक होगा अगर श्योर शॉट आपका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सही हुआ, आपने अगर क्वालिफाइड चिकित्सक से लिया है तब। होम्योपैथी जो चिकित्सा प्रणाली है वो इसीलिए इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड। इसमें और इम्पोर्टेंट बात है तरह तरह के सेंसेशंस। जैसे अभी अभी हमने कहा था किसी को जलन, अब एक कह रहा है कि एक हाथ में जलन हो रहा है एक हाथ में नहीं, आप छुएंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं, पेशेंट इज फीलिंग। और जब उस एक्सरे कराता है, सर्वाइकल का एक्सरे कराता है, सारा इन्वेस्टिगेशन कराता है, एमआरआई कराता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है, बट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द, लेकिन पेशेंट जो है सफर कर रहा है ये हीट से और परेशानी से। अब उसका इलाज कहीं नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई दवा उसके लिए नहीं हो सकता। थोड़े समय के लिए टेम्पोररी दवा होती है जो वो खाते हैं तो आराम आता है, फिर वैसे वैसे। तो ऐसे चिकित्सा के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा है। एक आदमी केवल कोल्ड महसूस कर रहा है, एक इधर कोल्ड महसूस कर रहा है और तलवे में कोल्ड महसूस कर रहा है, बस अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है। तो ये भी जो है ऐसे सेंसेशन, और उसके साथ खास बात है तरह तरह के सेंसेशन, जैसे आप बोलते हैं पेन, हेडेक, एक फिक्स दवा है, मान लीजिए माइग्रेन है तो फेसोग्रेन दे दिया गया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, कोई एक पेन किलर ले लिया गया, कोई एनाल्जेसिक ले लिया गया, मैं केवल ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई अगर मेडिसिन ले लेता है तो उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, बट अगर ये मेडिसिन देने के बाद अगर ये होम्योपैथिक चिकित्सा में आता है तो वो डॉक्टर जो क्वालिफाइड फिजिशियन है उस समझने की कोशिश करता है कि दर्द कहाँ से हेडेक शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, सुबह दोपहर शाम में कब घटता है, कब, किस मौसम, ठंड एसी में ज्यादा होता है या ड्राफ्ट ऑफ एयर या पंखे की हवा में बढ़ जाता है, या नॉइस से ज्यादा हो जाता है या लाइट से। अब ये कहेंगे तो माइग्रेन का ट्रू लक्षण है, इट इज नॉट नेसेसरी। ये कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ या जाती हूँ आउटिंग करती हूँ तब हो जाता है, तो ये भी माइग्रेन के लक्षण हैं। लेकिन इसके कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, यही पेशेंट जो माइग्रेन का हेडेक लिया हुआ है उसकी प्यास की व्यवस्था क्या है, क्या वो ठंडा पानी लेना चाहता है, या उसको प्यास है ही नहीं, या वो बहुत ज्यादा थर्स्टी है, या उसको बहुत गर्मी लगती है, या और गर्मी लगने के बावजूद वो प्यास नहीं लगती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमें चाहिए होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअलाइजेशन। ये तो एक पार्ट हुआ कि लोकेशन, सेंसेशन और मोडेलिटीज की बात, इसके साथ फिर कॉन्कॉमिटेंट आता है कि ठीक माइग्रेन के साथ ही एक प्रॉब्लम और आ जाता है जिसका कोई पैथोलॉजिकल रिलेशन नहीं रहता,
अगर वो बार बार साथ साथ आता है और साथ साथ चला जाता है तो वो होम्योपैथी के लिए बेस्ट है। और उसके लिए शायद ज्यादा दवा नहीं, और उनको डॉक्टर को शायद उतनी मेहनत ना करनी पड़े और फटाफट ठीक दवा दे सकता है और पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। इसी तरह से कई ऐसे हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ मियाज जिस पे आज चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये होम्योपैथी बिलीव करता है। कंसेप्ट ऑफ मियाज जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है जानना इस लेक्चर में। उसी तरह से कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से रोग होता है। जैसे होम्योपैथ डॉक्टर जब आपकी हिस्ट्री लेता है तो जानने की कोशिश करता है कि जन्म से लेकर अभी तक और क्या बीमारी है आपकी। साथ ही साथ वो आपके पेरेंट्स, फोर पेरेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, जिसे ये तय करने की कोशिश करते हैं कि हाँ आपको ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है या डायथेसिस है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। और होम्योपैथ तो और भी अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एक होम्योपैथ डॉक्टर चाहे तो जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली बता देता है वैसे आप बता सकते हैं हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। इसको अगर जज करे, अगर स्टडी करे तो आप बता सकते हैं कि अगर आपने ये अगर लाइफ स्टाइल में आया तो आपको ये बीमारियां हो सकती। इतनी अच्छी होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवस्था है। बट फॉर दैट एक व्यक्ति को, एक होम्योपैथ चिकित्सक को इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो सभी चीजों को समझ पाए और देख पाए और महसूस कर पाए। एक और कंसेप्ट होता है होम्योपैथिक में जिसकी पहले ही बात की थी मैंने, कि ससेप्टिबिलिटी। क्योंकि बीमारी यूं ही नहीं होता है, तब तक पेशेंट के अंदर ससेप्टेबल नहीं रहेगा। यानी कि ये ससेप्टेबिलिटी जो होता है वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या डायथेसिस से मिला जुला है, क्योंकि उसके अंदर वो प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे आप बोलते हैं ना, आप आसानी से समझ पाते हैं कि ये जेनेटिक डिजीज है तो ये इसको भी होगा, ये होगा। जैसे आप हेरिडेटरी डिजीज समझते हैं, इसी तरह से ससेप्टेबिलिटी भी एक चीज होती है जो कि मदर फादर, फोर फादर्स के पेरेंट्स से ये ससेप्टेबिलिटी आती है, ये निहित होती है और उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो ससेप्टेबिलिटी रहती है वो एक, अगर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है साथ में ससेप्टेबिलिटी है तो निश्चित है कि वो उसको वो उस तरह की बीमारियां होने की संभावना है। ससेप्टेबिलिटी भी का कई कैटेगराइजेशन, जिसपे आज फोकस इसलिए नहीं करना है क्योंकि आज बात हो रही है सिर्फ होम्योपैथी दवा चिकित्सा क्यों लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए उसकी बात हो रही है। तो मैंने ये कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सा इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को कंसिडर करता है एंड इट इज मोर साइंटिफिक। इसलिए आपको होम्योपैथिक लेनी चाहिए और ये बहुत अच्छी विकल्प है अगर चिकित्सा। इन विषयों पे बात हुई है कि एक बात आती है, तो अभी मैं ये ऑर्गेनल नहीं पढ़ाना चाहता कि 153 एफएल में ये बात नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देयर आर सेवरल सच केसेस होम्योपैथी में। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट में केस टेकिंग के दौरान एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, चाहे वो माइंड में हो, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे उसके सोल में हो, चाहे कहीं भी ऐसा हो, चाहे उसकी अंडरस्टैंडिंग में हो, एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऐसा होता है जो उस पेशेंट को पूरा इंडिविजुअलाइज कर देता है, क्योंकि वैसा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम अदर पेशेंट में नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उस पर्टिकुलर डिजीज में नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम को पहचान लेने के बाद उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है इलाज करना। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात अगर मैं करूं तो मैं अभी केवल दो छोटा छोटा, मैं केस नहीं बोलने जा रहा हूँ, वो केवल बताना चाह रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कैसा होता है। एक लेडी हमारे पास आई थी ट्रीटमेंट कराने के लिए जॉइंट पेन का, और वो उनके लिए जमीन में बैठना इम्पॉसिबल, सारा केसेस लिए। उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत जबरदस्त था कि उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद उनके पैर और हाथ ठंडे हो जाते, आईसी कोल्ड, आधा घंटा के बाद आईसी कोल्ड। ये इतना बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था कि उनको कैम्फर दिया गया। और यकीन मानिए, मैं अब डॉक्टरों के लिए बोल रहा हूँ, रस्टस ब्रैनिया एस्कुलस ये सब तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कैम्फर देने से उनको ज्वाइंट पेन ठीक हो गया, वो अब बैठने लग पड़ी। ये एक बहुत ही बड़ी बात। तो ऐसे करेक्टर सिम्टम अगर होम्योपैथ डॉक्टर सभी लोग पहचाने, केस में देखे, तो शायद वो ठीक कर। इसी तरह से एक केस और आया, ज्वाइंट पेन का ही दोनों बात कर रहा हूं मैं, कि एक लेडी आई। ये केस मैंने कई बार, एक दो बार प्रेजेंट भी किया है, इस फोरम में भी किया है।
कि वो लेडी आई, उसका जॉइंट पेन था, बहुत सालों से था। सारे केस हिस्ट्री लेने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक दो मिली, और दोनों एक चीज को करके, वर्टेक्स पर उसको आइसी कोल्ड महसूस होता था, और एक चीज कि उसको प्यास लगती थी तो बहुत ठंडा पानी ही पीना चाहती थी, उतना दर्द रहने के बावजूद, जबकि घर में बेटे लोग डांटते रहते थे क्यों ठंडा पानी पीती हो। लेकिन उसको अगर मैंने ब्रेट्रामाल दिया, कि वो पूरा इंटायर केस बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ठीक हो। अभी मैं उस कंसेप्ट में, उस अ, दुविधा में और उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि क्या एक्सरे पहले कराया और एक्सरे बाद में कराया, वो बाद की बात। पेशेंट का जो होम्योपैथी का सेंसेशन आया, इसीलिए वो डॉक्टर के पास आया, वो सेंसेशन खत्म, पेशेंट हेल्दी है। बस मैं ये बताने की कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम चिकित्सक एक रिसर्च ओरिएंटेड हो जाए, तो हम इस चीज को भी आधारित करके इलाज करें, जैसे आज आप लोग सब कर रहे हैं कि रेनल कैलकुली कितना आसानी से आप लोग निकाल देते हैं। उसी तरीके से गॉल ब्लैडर में कुछ छोटे गॉल स्टोन होते हैं तो आसानी से निकल जाते हैं, उससे बड़े गॉल स्टोन नहीं निकला करते। ये मैंने पहले भी कहा इस फोरम में, और अभी भी कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मैनिया है जिसका कि इलाज कहीं नहीं होता है, इसका होम्योपैथिक में इलाज अच्छा होता है, प्रोवाइडेड मुझे पहचान हो और उसको समझने की कोशिश करे कि क्यों है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि फिर डिस्कशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एक खास बात करना चाहता हूँ, होम्योपैथिक व्यक्ति की चिकित्सा रूप में क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं जिसकी बात करना चाहता हूँ, और ये आप सभी लोग जानते हैं। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आप लोगों को सबको मालूम, लेकिन आज ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ ऐसे कैसे बातों पे ध्यान दिया जाता है कि अगर किसी को रिमेटिज्म यानी जॉइंट पेन हुआ है, और वो तब हुआ है जब उसको डायरिया अचानक से चेक कर दिया गया लाइफ में, बचपन में या छोटे में या कभी भी डायरिया चेक हो गया, उसके बाद अगर जॉइंट पेन आया है, then we have a wonderful medicine and this is the one of the characteristic symptoms। उसी तरह से एक आता है फिर पीरियल मेनिया। एक्सक्यूज मी, जस्ट एक। और पीरियल मेनिया एक ऐसा मेनिया है जो चाइल्ड बर्थ के कुछ 2 3 4 सप्ताह में आता है, और उस लेडीज में आता है, और ऐसा आता है कि बहुत भयावह हो जाता है, और वो चाहे हस्बैंड से नफरत कर ले, हस्बैंड को मारे, या हो सकता है अपना जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी वो नुकसान कर सके। ये ऐसा मैनिया, ये ऐसे मैनिया के लिए होम्योपैथिक दवा बहुत इफेक्टिव है। और ऐसे ही कई ऐसे न्यूरेल्जिया यानी कि पेन है, जैसे मैंने कहा ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, ऐसे कई न्यूरेल्जिया बॉडी में होते हैं इसके सडनली डिसअपियर होने से, चाहे वो पैलिएशन हो, चाहे वो एलोपैथिक दवा से हो, चाहे किसी भी मेडिसिन से हो, अगर वो न्यूरेल्जिया खत्म हो करके, और अगर उस पेशेंट को मैनिया हुआ, जो अभी भी मैनिया की बात है, उसके लिए बेस्ट दवा है होम्योपैथिक में। इसी तरह से अगर किसी का मेंसेस मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल एंजाइटी या मेंटल टेंशन की वजह से अगर सप्रेस हो गया है, बहुत अच्छी दवा है। लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट लेते हैं कि इसका पीरियड सप्रेस है, पीरियड नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसकी बहुत अच्छी दवा हो सकती है। और साथ ही साथ कई ऐसे हैं कि वाइस वर्सा है, कि कई ऐसी लेडी है, कई ऐसे पेशेंट है जिसका कि मेंस सप्रेस हुआ तो फिर उसको मैनिया हो गया, या मैनिया हुआ तो मेंसेस सप्रेस हो गया, वाइस वर्सा। और ये दवा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन मेडिसिन जो आप लोग अक्सर बताते हैं, बच्चों को बताते हैं और पढ़ाते हैं। ऐसे कई केसेस हैं जो मेटास्टेसिस के रूप में, वो मम्स से वो चला जाता है, मम्स हुआ बचपन में, और वो या तो ब्रेस्ट में, या फिर उसको हाइड्रोसिल में, मेल है तो उसको टेस्टिकल में, और फीमेल है तो ब्रेस्ट में इसका इफेक्ट आता है। तो इसीलिए बोलता हूं मैं कि इसमें पास्ट हिस्ट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप होम्योपैथिक चिकित्सक होने का दम्भ नहीं भर सकते। और इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी पे आधारित होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जो एक दूसरे से रिलेटेड है, और उसके आधार पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वैसे पेशेंट ठीक होते हैं, और बहुत आसानी से ठीक होते हैं। कुछ केसेस में तो हमें वक्त लग भी जाता है, लेकिन ऐसे केस का ऐसा लिंक मिल जाने पे, अगर सारा चीज मिल जाए तो शायद फटाफट हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि
कई बार ये चीजें नहीं मिल पाती क्योंकि पेशेंट की मेमोरी में नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उतने अच्छे से बता नहीं सकता, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से कई बार हम लोग का ट्रीटमेंट फेल भी होता है। कई बात ऐसा है जो पेशेंट छुपा लेता है, कई बात ऐसा है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आइज, कहा जाता है आंखें वही चीज देख सकती है जिसको माइंड जानता है। मैं जितना पढ़ूंगा उतना ही तो पूछ पाऊंगा, उतना ही तो समझ पाऊंगा। अगर मैंने ये चीजें बोली है तो शायद मैंने ये पढ़ी, और चीजें बता रहा है पेशेंट वो मैंने नहीं पढ़ी इसलिए मैंने नहीं जाना। तो ये चीजें को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नॉलेज हमें हमेशा बढ़ा के रखना चाहिए, और नॉलेज लेने से ही आप अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी उपचार को कब हमें चुन लेना चाहिए, जब किसी बीमारी में कोई कारक नहीं पहचाना जाता, यानी कि कोई etiology नहीं है फिर भी पेशेंट परेशान है, यहाँ वहां भटक रहा है। बेस्ट है होम्योपैथिक में आइए, और आपका सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्योंकि अदर सिस्टम मेडिसिन जब तक etiology नहीं पता लगेगा, कॉज नहीं जाना जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कई बीमारियां ऐसी होती है जो इलाज तो किया जाता है और उसको पेलिएशन हो जाता है, तो वो बार बार लौट के आता है। ऐसी बीमारी जैसे एक्जिमा वगैरह क्या होता है, बार बार लौट के आता है। ऐसी बीमारियों में चाहे कफ कोल्ड रेकरेंट है, ऐसे सेवरल एस्पेक्ट्स है, हेरिडिटी का भी है। ऐसे अगर जैसे हेमोरॉइड्स का है, बार बार आता है, तो इसके लिए भी होम्योपैथिक उपचार बहुत अच्छा है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके की हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन दे करके हम सोसाइटी में रोग को रोक भी सकते हैं, पेशेंट को निरोग रख सकते हैं। कई ऐसे, जैसे कि हम लोगों ने देखा, कोविड में भी देखा कि होम्योपैथी का बहुत अच्छा स्कोप रहा ट्रीटमेंट के लिए एज ए प्रिवेंटिव। और क्यूरेटिव तो करता है, सो करता है, ये तो हमें वक्त मिलेगा और जब समय मिलेगा तो बताएंगे, लेकिन अभी प्रिवेंटिव तो है, ये तो पता है, हमेशा से पता है। तो ऐसे सेवरल बीमारियां हैं जिसको कि हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे चिकन पॉक्स, मिजल का हम लोग प्रोफाइलैक्सिस देखते हैं, यहाँ तक कि डेंगू का देते हैं, चिकनगुनिया को देते हैं। ऐसे सेवरल केसेस है जो कि हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको, होम्योपैथी को इसलिए चुनना चाहिए क्योंकि इसमें रोगों को रोका भी जा सकता है। और एक भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि लोग समझते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा उपचार एक सुरक्षित तरीका है। दूसरी बात, लोग जानते हैं कि यह नवजात शिशुओं, छोटे बड़े बच्चों के लिए सुरक्षित है। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों दोनों के लिए होम्योपैथिक उपचार उपयुक्त है। गर्भावस्था के दौरान में होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ है। तो एक ही बात लास्ट में करना चाहूंगा और अभी डिस्कशन में लूंगा 5 मिनट के लिए, कि कभी भी होम्योपैथिक चिकित्सा है ऐसे ना ले। हमेशा योग्य और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सकों के मार्गदर्शन में ही होम्योपैथिक उपचार लेने पर उपचार सुरक्षित, सौम्य और तेजी प्रभावी होती है। इसलिए होम्योपैथिक दवा का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता, और ये तब जब आप वही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होम्योपैथिक फिजिशियन से लेते हैं। अब तो ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और डिस्कशन के लिए मैं ये 5 मिनट का वक्त रख रहा हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन इफ एनीबडी हैज, देन कैन आस्क। या थैंक यू डॉक्टर उपेंद्र, आज का जो आपने सेशन दिया कि कब हमें होम्योपैथिक उपचार लेना चाहिए और किस हम्म। किस कंडीशन में लेना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे हमारी लिमिटेशंस भी डिफाइन होती हैं, और कौन कौन से एरियाज में होम्योपैथी से हम अच्छे से इलाज कर सकते हैं वो भी डिफाइन हो जाता है। तो थैंक एज अ होम्योपैथ हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से केसेस हमें लेने चाहिए और कौन से केसेस पे हमें बिल्कुल ही ये पेशेंट को मतलब भी बताने के लिए जरूरी रहता है कि कितना उसको आराम आएगा, कितना यू। पैल्युएशन होगा या पूरी तरह से क्योर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल जरूरी बताना होता है ऐसा। चाहिए। यस। हाँ जी, अपने यस। ऊपर भी उसके लिए और पेशेंट को भी बताने के लिए। हाँ, एकदम सही। हाँ जी। तो और किसको कोई क्वेश्चन पूछना है फोरम और में? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो इसमें पूछ सकते हैं डॉक्टर उपेंद्र से। हाँ, डॉक्टर राम प्रवेश जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ। हाँ हाँ, थैंक यू डॉक्टर प्रिंसिपल साहब यूके वर्मा जी। जी सर, प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। बहुत अच्छा, आपने जो है एक भरोसेमंद होम्योपैथी पर
होम्योपैथिक चिकित्सा तो खैर मामूली नहीं है, जी सर। ये अद्वितीय चिकित्सा प्रणाली है, और इसका लाने का श्रेय हम धन्यवाद देंगे एलोपैथिक डॉक्टर को, जिसके कारण जी, से होम्योपैथिक चिकित्सा भी बचा। बहुत है अच्छे, ना? बहुत अच्छे। क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करते हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल। सही बात। और हमारा चिकित्सा पद्धति जो हमारे डॉक्टर हैनमैन ने दिया, इंटरनल टू एक्सटर्नल, हम्म। अंदर से बाहर की ओर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो यह जो होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली है और डायनेमिक चिकित्सा प्रणाली है, इंडिविजुअलाइज चिकित्सा प्रणाली है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, और साथ साथ एक पिकुलियर है, यह सही बात है। चिकित्सा प्रणाली जेंटली है, रैपिडली है, एंड परमानेंटली है इन योर बे, क्यूरेबल क्यूरेबल वे ऑफ लाइफ परमानेंटली। यस सर, तो यस यह सर। जो है बहुत अच्छा आपने जो भरोसेमंद क्या कि पूरा भरोसेमंद है। होम्योपैथिक चिकित्सा मामूली चिकित्सा पद्धति नहीं है। हम तो 36-37 साल से चिकित्सा कर रहे हैं, देख रहे हैं हर तरह से। अभी एक पेशेंट बैठे हुए हैं और यह 10 बरस पहले ले गए हैं, 7 बरस पहले दवाई, और कह रहे हैं कि पाइल्स के जो दवाई दिए थे अब हम एकदम ठीक हो हम्म। गए। अब देखिए, तो यह जो चिकित्सा प्रणाली मामूली नहीं है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक। ठीक है। जय हैनुमैन, जय बहुत बहुत बढ़िया। होम्योपैथिक। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे डॉक्टर आकांक्षा एक क्वेश्चन पूछ रही है, विच परमानेंट मेडिसिन फॉर क्योरिंग हेलो। हिरुस्टिज्म? क्या हिरुसिट? यस यस, हेयर ग्रोथ सर, हेयर हेयर ग्रोथ ग्रोथ जो हो ना, जाती तो ये किसको, मेल को है कि फीमेल को? पहले तो हाइपोथायराइडिज्म का जांच कराए हिर्सुटिज्म है। के हाँ लिए, है ना? उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, ये ट्रूली हार्मोनल इफेक्ट होता है, और यंग लड़कियों में होने पे या ओल्ड एज में भी होता है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस से होता है। तो हाँ जी। हार्मोनल डिसबैलेंस को जान लेना चाहिए। और हिर्सुटिज्म का अगर सही कारण पता चलता है कि अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो ये नहीं कहूंगा कि हार्मोनल पिल ले, बल्कि हमारे में जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको सही करने की कोशिश करें, ताकि मेटाबॉलिज्म ठीक हो, सो दैट कि ये बीमारी ठीक हो जाए। ऐसा और करना। मोस्टली हिर्सुटिज्म और हार्मोनल डिसबैलेंस मेंटल लेवल से आते हैं, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप ढूंढेंगे, यस। इसके लिए आपकी जो मेडिसिन होती है, जो वैसे मेडिसिन दी जाती है, लोकल मेडिसिन, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, ओलियम जेकोरिस एसिली। ओलियम अच्छा। जेकोरिस एसिली, हाँ जी, ये 6 एक्सपोटेंसी में हम देते हैं हिर्सुटिज्म के लिए, लेकिन उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देना बहुत जरूरी होता है। हम्म। जैसे कि जो भी हार्मोनल कॉज है, जैसे पीसीओडी में आजकल हिर्सुटिज्म में बहुत ज्यादा हाँ, आ रहा है। ये बिल्कुल आता है, बिल्कुल पीसीओडी में ज्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पॉलिसिस्टिक उसके ओवरी। साथ ये ओलियम जेकोरिस हम दे सकते हैं हाँ। 6 में, जहाँ पे हमें कॉज बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि किस वजह से हो रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जरूर देना जरूरी है। ठीक, सही सही बोला डॉक्टर नेहा कर दिया आपने। हाँ हाँ, नहीं हम्म। तो बाकी ये ओलियम जेकोरिस एसली 6 एक्सपोटेंसी में भी बढ़िया रिजल्ट देती है, यंग गर्ल्स में स्पेशली, जो यंग गर्ल्स जिनमें बिल्कुल सिर्फ कोई पीरियड्स की डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हेयर ग्रोथ है, तो उसमें अच्छा, हम बट 6 या 3 एक्सपोटेंसी में ओलियम जेकोरिस एसली दे सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, हम लोगों हाँ का जी। नॉलेज बढ़ा। हाँ जी। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर उपेंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के सेशन के लिए, जो लिमिटेशंस और स्कोप बताया है होम्योपैथी का, और किस किस डिजीज में हमें यूज करनी चाहिए, किस तरह से यूज करनी चाहिए। जैसे कि बताया, अनुभवी और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सबसे बढ़िया काम करती है। तो इसी रास्ते पे, हनुमान जी के बताए रास्ते पे हम चलें। तो आगे भी मैं आशा करती हूँ डॉक्टर उपेंद्र इस तरह के सेशन लेके आएंगे। और इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी मालिकर को। धन्यवाद।